कच्छ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? कच्छ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने जाए तो एक से क्विक के बाद 2001 से 2024 के बीच में तो आप देखिए लगभग 6 से 7 गुना या 10 गुना कच्छ में डेवलपमेंट हो चुका है। कौन से ऐसे सेक्टर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं? कच्छ में देखिए मेन सेक्टर का अपन देखने जाए तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बात करते हैं अपन फॉरेन करेंसी की, जो जिसमें नए जो एंटरप्रेन्योर है इसमें इंडल्ज कर पाए, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जिसमें माने नेक्स्ट जनरेशन को उसकी तरफ भी देखना चाहिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप बैठे हो तो दुनिया से दूर नहीं हो एआई जाने आ जाने के बाद। पहले इतना कि नहीं यार यहाँ पे बैठ रहे तो हम क्या करेंगे, तो मतलब कुछ नहीं था और आइकॉन बन गए थे। तो ओयो होटल का आप देख सकते हो, कोई रूम नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा बुकिंग उसके पास है। नेटफ्लिक्स देख लो, उसके बाद खुद की कोई चैनल नहीं है, सबसे ज़्यादा वो करता है। यूट्यूब, उसका कोई कंटेंट नहीं है। मैं और आप डालते हैं यूट्यूब में कंटेंट, ओनली वो बिजनेस कर रहे हैं। जोमेटो देख लो, खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ऐसी दवाई के भी, जो दवाई के कहाँ निकाले उसके कोई स्टोर नहीं है, वो डायरेक्ट वो करता है। और सबसे ज़्यादा अभी सब लोग जो जिसका यूज़ करते हैं ब्लिंकिट, उसका कोई प्रोडक्शन नहीं है लेकिन आज आज ब्लिंकिट को हर एक जने की गरज है कि मेरे को ब्लिंकिट में मेरा माल जाना है। क्विक डिलीवरी वाला। मेरे भाई आपने टूरिज्म की बात की, कच्छ एक बहुत ही बड़ा टूरिज्म स्पॉट बन गया है। तो कच्छ के जो आर्टिसंस है, यहाँ के जो कारीगर है, उनको अगर अपना बिजनेस स्केल करना है तो उसके लिए आप क्या आइडिया देंगे? देखिए अभी जैसे कहते हैं कि एआई और ऑटोमेशन आने वाले समय में सारी जॉब छीन लेने वाले हैं। तो नए जो भी युवा उद्यमी हैं वो क्या काम करें, वो कौन से ट्रेड में जाए, कौन से बिजनेस में जाए, कौन सी इंडस्ट्री लगाए, ये सारी उलझनें आज के युवाओं में बनी हुई है। आज के पॉडकास्ट में हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट महेश। उनसे जानेंगे कि युवा एंटरप्रेन्योर के लिए कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटी बन रही है, कौन से फील्ड में नए पैसे बन सकते हैं, कौन से ऐसे फील्ड है जो आने वाले समय में धूम मचाने वाले हैं। तो युवाओं के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलिए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। महेश भाई, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। कच्छ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? कच्छ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने जाए तो पहले भी ये काफ़ी मेन पार्ट में था गुजरात के डेवलपमेंट में, लेकिन आज की डेट में अगर देखने जाए 2001 से दो अर्थक्वेक के बाद 2001 से 2024 के बीच में तो आप देखिए लगभग 6 से 7 गुना या 10 गुना कच्छ में डेवलपमेंट हो चुका है। और आने वाले टाइम में कच्छ, मैं तो ये बोलूँगा कि अहमदाबाद और सूरत के बाद गुजरात का सबसे ज़्यादा डेवलप होने वाला डिस्ट्रिक्ट बनेगा। और कच्छ जो है वो गुजरात का ग्रोथ इंजन जो बोलते हैं अभी अहमदाबाद और सूरत को, तो वो भी बिना कच्छ के आगे नहीं डेवलप हो पाएंगे। और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट कच्छ के मेन जो ग्रोथ इंजन बनेंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। आपके हिसाब से कच्छ के कौन से ऐसे सेक्टर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं? कच्छ में देखिए मेन सेक्टर का अपन देखने जाए तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बात करते हैं अपन फॉरेन करेंसी की, तो वो देश का डेवलपमेंट में या देश की इकोनॉमी में, देश के जीडीपी में सबसे बड़ा अहम रोल होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो ये चीज़ भी अपन अगर देखने जाए तो लास्ट ईयर का अगर आप सब आंकड़े देखें तो जिसे पूरे इंडिया में से 1500 मेट्रिक मिलियन टन कार्गो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, टोटल मिला के उसमें से 350 मेट्रिक मिलियन टन कार्गो कच्छ ने हैंडल किया था। तो आप समझिए कि 1500 में से 350 मतलब ऑलमोस्ट 34% जितना कार्गो कच्छ ने हैंडल किया था। तो ये हो गया कि जो भी फॉरेन में ट्रेड हो रहा है पूरे इंडिया का, उसमें 34% हिस्सा कच्छ से जा रहा है, मतलब जो भी कार्गो है कच्छ से जा रहा है। तो कच्छ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ में मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जिस तरह का दोनों पोर्ट का डेवलपमेंट है, मुंद्रा ने लास्ट ईयर 200 मेट्रिक मिलियन टन अचीव किया, कंडला ने 150 मेट्रिक मिलियन टन अचीव किया। इस साल का दोनों का टारगेट लगभग 10-10, 15-15, 20-20% ज़्यादा करने का है। तो ये दोनों मिला के हो सकता है, दोनों पोर्ट मिला के अगली बार 390 या 400 मेट्रिक मिलियन टन यही कर लेंगे। और उससे भी एक आगे की बात देखने जाए तो अभी टूना टेकरा में डीपी वर्ल्ड पोर्ट डेवलप हो रहा है, तो वो भी कंटेनर जेटी पूरी डेवलप हो रही है। और वो जिस स्पीड से काम चल रहा है, लगभग ये मान सकते हैं कि 2027 दिसंबर तक 3 लाख कंटेनर हैंडलिंग करने का उनका टारगेट है। तो ये जब तीनों पोर्ट मिल जाएंगे, मतलब 2027 या 2028 की बात करें अपन, तो जब तीनों पोर्ट मिलेंगे और 2030 तक ये डीपी वर्ल्ड जो है संपूर्ण
शुरू होने का उनका जो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से ये लग रहा है कि 2030 में पूरा ऑपरेटिंग उनका शुरू हो जाएगा। तो मेरे को ये लगता है कि 2030 तक जैसे अभी इंडिया का 1500 मैट्रिक मिलियन टन कार्गो है, एज पर इकोनॉमी रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 6-7% की बढ़ोतरी कार्गो में हो रही है 1500 मैट्रिक मिलियन टन में। कच्छ का देखने जाए तो वो जो पूरे देश का जो 7% बढ़ रहा है कच्छ में, कच्छ का कार्गो को देखने जाए तो उसमें वो 10% बढ़ रहा है। जैसे इस साल 350 किया है, अगली बार 10-15% बढ़ के 400 तक पहुंचेगा। ऐसे ही अगर 10-10% की ग्रोथ गिने तो 2030 तक कच्छ का हिट से कच्छ का भी कार्गो जो है वो 450 से 500 मैट्रिक मिलियन टन खाली कच्छ का होने की पूरी पूरी संभावना है। तो मेरा कहने का मतलब इसके ऊपर से अपन ये निकाल सकते हैं कि जैसे अभी 300 टन में जितने 350 टन में जो भी वेयरहाउसिंग की ज़रूरत है, जो भी इंडस्ट्रियल स्किल की ज़रूरत है, जो भी जो रोज़गार बोलते हैं, जो इतनी रोज़गारी मिल रही है लोगों को, उससे भी कम से कम 30% 40% और बढ़ोतरी आने वाले 3 या 4 साल में मैं देख रहा हूँ 2030 तक। उतना ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चाहिएगा, इतना ज़्यादा लॉजिस्टिक कंपनी चाहिए, इतनी ज़्यादा वेयरहाउसिंग चाहिएँगे, इतने ज़्यादा ये वेयरहाउसिंग के स्किल जो भी है वो चाहिएँगे। अच्छा ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसके पीछे कॉन्ट्रैक्टर्स, उसके उनकी टीम, मतलब हर एक को छोटे से लेकर बड़े तक को एक अच्छे से अच्छा आने वाले 5 साल रोज़गारी मिलेगी, प्लस इकोनॉमी ग्रोथ में भी ये कच्छ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ये तीनों पोर्ट के कारण काफ़ी अच्छा डेवलप होगा। दूसरे अगर सेक्टर की बात करें तो आप देखिए अभी स्टील में धीरे-धीरे कच्छ जो हब बनता जा रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, रत्नमणि है, विनस पाइप्स है, वो सब कंपनियाँ अभी अच्छा काम परफॉर्मेंस कर रही है। दूसरी भी काफ़ी कंपनियाँ हैं। एडिबल ऑयल में देखिए तो अभी पोजीशन ये हो गई है कि इंडिया में अगर आपको एडिबल ऑयल की फैक्ट्री चलानी है तो उसको पोर्ट के आसपास ही आना पड़ेगा और बड़ी लाइन चाहिए तो कंडला और मुंद्रा के सिवा आज किसी के पास लगभग कुछ ऑप्शन नहीं है। करेक्ट। आज देखिए विलमार हो गए, फिर ये कोफ्को हो गई, काफ़ी अच्छी पतंजलि हो गई, अन्य हो गया, काफ़ी और भी कंपनियां हैं, लगभग 10 से 12 अच्छी अच्छी रिफाइनरीज है वो कच्छ के गांधीधाम के सराउंडिंग में है या मुंद्रा के सराउंडिंग में है। तो एडिबल ऑयल का भी सबसे बड़ा हब बन गया है। अभी स्टील और मेटल का इम्पोर्ट काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ पे, जो स्क्रैप बोलते हैं जिसको, वो स्क्रैप के अलग-अलग है, मतलब मेटल में है, कोई अलग-अलग सेगमेंट में है। तो आज वो भी एक बड़ा बिज़नेस बन चुका है। आज केमिकल में कच्छ देखिए तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। साथ में दूसरा एक देखिए जिसका हब माना जाता है सोल्ट, पहले यहाँ से सिर्फ सोल्ट ही एक्सपोर्ट होता था। अभी सोल्ट में से यहाँ पे लोग ब्रोमाइन बनाने लगे हैं। आने वाले टाइम में ब्रोमाइन में से जो-जो केमिकल बनते हैं उसके भी यूनिट यहाँ पे आएँगे। आज तक क्या होता था, सोल्ट बेच देते थे, ब्रोमाइन वो लोग ही बनाते थे, इस टाइप का होता था। अभी ब्रोमाइन यहाँ पे बनने लगा है। ब्रोमाइन में से अभी ब्रोमाइन के बेस्ड जो केमिकल बनते थे चाइना में या और कंट्री में, ब्रोमाइन ले जाके, आज वो भी कच्छ में बनेंगे। तो ये सोल्ट भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। चौथा 5वां तो अपन सेक्टर देखें तो सीमेंट। सीमेंट में भी आज जिस तरह से अपने पास लाइमस्टोन का जो स्टोरेज है, तो आने वाले 20 साल तक कच्छ में सीमेंट की भी काफ़ी अच्छी बिज़नेस चलेगी। और ये सब बिज़नेस तो अच्छे थे ही, कच्छ सॉलिड डेवलप हो ही रहा था। उसमें भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज हम बोलेंगे कि ये विज़नरी लीडरशिप अपने प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी साहब की बोलेंगे, कि जो एकदम वीरान था पाकिस्तान बॉर्डर पे, उधर वर्ल्ड का सबसे बड़े सोलर पार्क जो आ रहे हैं अदानी के, और अदानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, लक्ष्मी मित्तल के ग्रुप आ रहे हैं, वेल्सपन आ रहे हैं, 4 या 5 बड़े-बड़े ग्रुप आ रहे हैं जो लगभग डेढ़ डेढ़ लाख हेक्टर, एक-एक कम 2 बड़ी कंपनियों को 1-1 लाख, डेढ़-डेढ़ लाख हेक्टर दी गई है, मतलब समझो कि 5 लाख एकड़ जगह हो गई। 5 लाख एकड़ एक को दिए, 5 लाख एकड़ दूसरे को, दूसरी कंपनी को दिए, ऐसी 40-40, 50-50 एकड़ और भी कंपनियों को दिए। ऐसे सब मिला के 7 से 8 लाख या 10 लाख एकड़ में सोलर पार्क का डेवलपमेंट होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि यूरोप की 2-3 कंट्रियाँ हो जाए, उतना बड़ा सोलर पार्क आ रहा है। और 2030 तक जैसे गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 या 2032 तक मिनिमम 30 गीगावाट सोलर के थ्रू यहाँ से बिजली निकलेगी, बिजली का उत्पादन होगा। उसके कारण जो कार्बन क्रेडिट जो मिलेगा भारत को, इंडिया को, वो एक बड़ा एडवांटेज होगा। अच्छा उसके थ्रू आज की डेट में हम काफ़ी एमोनिया इंपोर्ट करते हैं, तो इसी बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन जो आने वाले टाइम में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है इंडिया के लिए। क्योंकि जितना ये सोलर से इलेक्ट्रिसिटी अपने पास आएगी उतना ही हम ऑयल कम इंपोर्ट करेंगे। ऑयल कम इंपोर्ट करेंगे उतना अपना जो फंड है वो अपने पास रिजर्व रहेगा। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है, और ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू भी सब व्हीकल्स भी चलने लगे हैं। आगे और इनोवेशन हो रहा है, जितने भी शिप है वो भी ग्रीन उससे चलने लगे, और व्हीकल से लेके हर एक जगह पे ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ होने लगेगा। ऐसा अभी जो इस विज़न से इंडिया काम कर रहा है उसे लगता है। उसमें से एमोनिया है और काफ़ी चीज़ों में भी ये काम आएगा। तो जिस तरह से
सोलार के जो प्लांट आ रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले 4 या 5 साल में इंडिया सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोड्यूसर बन जाए, ऐसा एक विज़न दिख रहा है। और ये इंडिया के लिए, गुजरात के लिए और ख़ास कच्छ के लिए ये चीज़ गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि आने वाले 20 साल, 25 साल ग्रीन इकोनॉमी के हैं, वो सबसे बड़ी बात है। साथ में अभी जिस तरह से अपन देख रहे हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के काफ़ी नज़दीक है, चौथे नंबर पे है अपन अभी। तो अभी थर्ड से काफ़ी नज़दीक है, और अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुँचना है, तो जैसे अभी गवर्नमेंट काम कर ही रही है कि ब्लू इकोनॉमी सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा। ब्लू इकोनॉमी मीन्स जो भी अपने सी बिज़नेस से जो भी कमा रहे हैं, उसमें फिशरीज़ भी आ गया, अपने शिप मेकिंग भी आ गया, शिप ब्रेकिंग भी आ गया, और जो भी अपने अभी डिस्कशन किया पोर्ट डेवलपमेंट के। तो आने वाले टाइम में ये भी ब्लू इकोनॉमी सबसे बड़ा एडवांटेज रहने वाली है देश के ग्रोथ में, या जहाँ पे भी होगा, डिस्ट्रिक्ट के ग्रोथ में या स्टेट के ग्रोथ। करेक्ट। आप कैसे समझा रहे हैं, पोर्ट लेड डेवलपमेंट पूरा है, वो सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा दे रहा है। हाँ, महेश भाई, मेरे को एक चीज़ काफ़ी बार माने सुनने में आती है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो चाहिए, वो हमको नहीं मिल रहा है। आप इस बात से सहमत हैं? बहुत हद तक सम्मत है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं है। लेकिन जो जिस तरह से दूसरी कंट्री ग्रोथ कर रही है, अगर दूसरी कंट्री में इतना बिज़नेस होने के बाद, जिस डिस्ट्रिक्ट में इतना बिज़नेस है, वहाँ पे इससे ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा देखने जाए तो छोटे-छोटे पोर्ट्स है, छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स है, छोटी-छोटी, मतलब 1-1 घंटे में आपको सब जगह फ्लाइट मिलती है, ट्रेन मिलती है, वो सब कुछ है। लेकिन एक देखने जाए तो वो सब कंट्रियाँ कैसी है कि 4 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्रियाँ हैं। उनके लिए थोड़ा ईज़ी भी रहता है ये सब, और जो उनका एरिया है वो भी काफ़ी का बहुत छोटा है, तो हो सकता है वो जल्दी डेवलप कर रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी लास्ट 10 साल से अपन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद जिस विज़न से वो काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ही हो रहा है, लेकिन जिस गति से हो रहा है, उस गति में थोड़ा स्पीड लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अभी भी आपको बोला, जैसे अभी 350 टन, मैट्रिक मिलियन टन कार्गो यहाँ से जा रहा है, 3 साल के बाद 500 जाएगा। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, मतलब ये हो गया 350 से 500, मतलब 33-40% कार्गो बढ़ गया। तो रोज़ की 1000 ट्रक, अभी समझ लो कि 10,000 ट्रक भर रही है, तो फिर वो 14,000 ट्रक रोज़ की भरेगी। रोज़ की 20 ट्रेन जा रही है, तो उसका 30% आप पकड़ो, रोज़ की 26 ट्रेनें निकलेंगी। 20% लोग ज़्यादा यहाँ पे आएँगे। तो ये सब चीज़ों के लिए अभी से प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। तो ये, और सरकार में होगा भी प्लानिंग। अब हम यहाँ पे देख बैठ के गांधीधाम का सोच रहे हैं, उनको पूरे देश का सोचना है। सही बात। तो पॉज़िटिव होगा भी, तो इतना पॉज़िटिव हो रहा है तो आगे भी होगा। जियोग्राफिकल एरियाज़ भी ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करना थोड़ा टाइम लगता है। तो लेकिन जो भी स्पीड हो रहा है, उसमें आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि थोड़ा स्पीड लाना ज़रूरी है। दूसरा, कनेक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो फ्लाइट कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कच्छ जो है वो इंटरनेशनल बिज़नेस से जुड़ा हुआ है। लोग यहाँ पे आते हैं, अच्छे एयरपोर्ट्स होने चाहिए, अच्छी होटल्स होनी चाहिए, ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। सही बात है। एंड भाई, यहाँ पे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उन्होंने बहुत ही अच्छी हमारे कच्छ की रूपरेखा बदल दी है। लेकिन अगर हम एमएसएमई की बात करें, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली एमएसएमई के इंस्टॉलेशन थोड़े कम है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, सही बात है आपकी। एमएसएमई का काफ़ी कम है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि जो भी एमएसएमई यहाँ पे है, वो ज़्यादातर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, या किसी के वेंडर के रूप में काम कर रहे हैं। इसीलिए। जबकि दूसरी जगह अपन एमएसएमई देखते हैं, ये राजकोट जाते हैं, बड़ौदा जाते हैं, अंकलेश्वर है, भरूच है, इस साइड महसाणा साइड जाते हैं। वो सब छोटी एमएसएमई भी ऐसे है कि खुद का ही प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं। जैसे कुछ पीनट बना बना रहे हैं, मोरबी में मैंने 1-2 यूनिट देखे हैं पीनट के। तो पीनट के जो पीनट बटर बना रहा है, तो उसका 200 कंट्रियों में, 150 कंट्रियों में, 100 कंट्रियों में सप्लाई कर रहे हैं। कोई भी बेयरिंग्स बना रहे हैं, कोई भी वो को वॉल क्लॉक बना रहे हैं। जी। अब टाइल्स का आप अपने को मार्केट मालूम है। तो ऐसा है कि वो एंड यूज़र तक जा रहे हैं, जबकि कच्छ में अभी तक ऐसे यूनिट्स कम हैं जो यहाँ पे प्रोडक्शन करके एंड यूज़र तक जा रहे हैं। छोटे आपने जैसे बोला जी, एमएसएमई की। जी। हाँ, बड़े यूज़र्स है वो एंड में दे रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी बात सही है कि वेंडर ही आए हैं। लेकिन इसके मैं एक जोड़ना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कुछ ऐसा एक बड़ा ऐसा पार्क डेवलप करो, उसमें फिक्स लैंड हो के 5000 मीटर से ज़्यादा किसी को नहीं देना है, और उसको एमएसएमई ही करना है। उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए मार्केट से लेके जो भी गाइडलाइन देके। तो काफ़ी ऐसे अपने युवा हैं जो भी एजुकेशन पूरा करके आ रहे हैं। और आज की डेट में आप देखिए कि एजुकेशन का महत्व तो देखिए हमेशा रहने ही वाला है। लेकिन जितना चाहिए
उतना आने वाले 5 साल तक मैं देख रहा हूँ कम रहेगा, क्योंकि एआई और मेटा और ये सब जितना आ रहे हैं, उसके कारण आने वाले टाइम में लोगों को मैक्सिमम ज़रूरत पड़ेगी नए-नए बिज़नेस की, नई-नई नौकरियों की या नए-नए आइडियाज़ की। राइट, तो वो अगर गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोचे तो अपना जो आने वाला यूथ है, वो कुछ करके इंडिया को भी काफ़ी आगे ले जा सकता है। सही बात है आपकी। मेरे को यहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन जो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे कंपनियाँ बताती है, उनके पास उनको स्किल्ड कामगार चाहिए। तो इस दिशा में अभी चैम्बर के हुँ। प्रेसिडेंट भी है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैं बात करूँ तो उसकी ये चीज़ के लिए सदा हमेशा चिंता की है कि आने वाला अपना यूथ है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, और कंपनी है उसको ऐसे एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं। हम दोनों से मीटिंग करते हैं, वो बोलता है आपको ऐसी स्किल चाहिए, वो नहीं है, और जो है वो बीए, एमबीए करके आते हैं या एमकॉम करके आते हैं, बीकॉम करके आते हैं। वो उनकी जगह पे सही है, कंपनी कंपनी की जगह सही है जब दोनों के बीच में बैठ जाए। लेकिन उसके लिए एक रास्ता निकाला है गांधीधाम चैम्बर ने, एक मैं आपको पॉडकास्ट के थ्रू वो बताना चाहेंगे कि 30 लाख का बीच में ऐसा हमारे पास कंपनियों का है कि हमको अकाउंटेंट की हमारे पास बहुत शॉर्टेज है। जैसे बीकॉम लड़के ने कर लिया, लेकिन टैली में इतना पावरफुल नहीं है। तो गांधीधाम चैम्बर्स ने तोलानी कॉमर्स कॉलेज के साथ मिलके 30 लाख रुपए डोनेट करके 30 अच्छे कंप्यूटर सेट दिए थे और एक ट्रेनिंग ऑफिसर भी दिए थे, जो नॉमिनल चार्ज पे उनको पूरा ये टैली का कोर्स कराते थे। उसके कारण लगभग हमको सुनने में आया तो वहाँ तक 15-20 लोगों को उसके कारण जॉब भी मिल गई है, और कंपनी को जो स्टाफ चाहिए था वो भी मिल गया है। दूसरा, अभी-अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी कच्छ यूनिवर्सिटी के साथ। इसमें ऐसा डिसाइड हुआ है कि लड़का जब एफवाई में आवे तो एफवाई के साथ ही जो-जो यहाँ पे आने वाले स्किल है, जैसे हमने अभी बात की कि सोलर मतलब सोलर का बड़ा रहेगा बिज़नेस, ग्रीन हाइड्रोजन का रहेगा, स्टील का रहेगा, ये सब जो भी बिज़नेस है, उसमें किस टाइप की स्किल चाहिए उनसे पूछ लेंगे। वो स्किल की ट्रेनिंग एफवाई के साथ वो टीवाई पढ़े तब तक वो स्किल की भी ट्रेनिंग ले ले, ताकि एक में नहीं तो दूसरे स्पेस में जगह मिले। देखिए, ऐसा ही चाइना में यही सेम मॉडल है। एजुकेशन कर रहा है, लेकिन समझ लो फर्नीचर साइड, जो गज़ाऊ साइड या जहाँ पे भी फर्नीचर बनता है फॉसान सिटी में, तो फॉसान साइड यूनिवर्सिटी इसी की है कि भई उसका स्टडी तो चालू है, स्टडी उल्टा 33% होता है, 66% में वो लोग स्किल डेवलपमेंट करते हैं। जैसे उस एरिया में जो भी रहता है वो फर्नीचर की इंडस्ट्रीज़ में एक स्किल डेवलप करेगा, तो वो पूरे एरिया में फर्नीचर की ही इंडस्ट्रीज़ है। उसको वहाँ पे स्किल मिल जाता है, जो रहता है वहाँ पे, पढ़ लेता है, उसको वो स्किल सीख लेता है, सीधा कंपनी में लग जाता है। कंपनी को वहीं से पूरा वो मिल जाता है, इसीलिए वो एरिया फॉसान जो है वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट फर्नीचर का सिखाया जाता है। उन्होंने एरिया वाइज़ ये स्किल डेवलपमेंट किए हैं। तो हमारी भी गवर्नमेंट से भी ये एक रिक्वेस्ट भी है और की भी है, और गवर्नमेंट भी उसमें पॉजिटिव है। गवर्नमेंट ने अलग से एक डिपार्टमेंट खड़ा किया है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये मोदी साहब के आने के बाद। तो वो भी एक बड़े इसी मुद्दे पे काफ़ी आगे तक की वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी डेवलपमेंट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, सच में हमेशा खड़ा रहेगा जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होता। ये बात है। हाँ, मेरे पे ऐसी कोई अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्च्युनिटीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो जिसमें नए जो एंटरप्रेन्योर हैं, उसमें इंडल्ज कर पाएँ। ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटीज़ एज़ अ चैम्बर प्रेसिडेंट आप देखते हो, कच्छ या गुजरात की बात करें तो? जिसमें माने नेक्स्ट जनरेशन को उसकी तरफ भी देखना चाहिए। ऐसे कोई नए बिज़नेस आ रहा हो, नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हो या नए कोई आइडियाज़ आ रहा हो, तो लेकिन आपकी जो एक्सपर्टाइज़ के हिसाब से कच्छ में अगर देखिए तो आने वाले टाइम में मैं 4-5 बिज़नेस को, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई एजुकेशन पूरा करके खुद का अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है, सोच रहा है, तो 3-4 मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ होने वाले बिज़नेस में, सबसे पहला मैं लॉजिस्टिक का देख रहा हूँ। जो मैंने अभी आपको बताया कि 350 से 500 टन होगा, मतलब हर एक चीज़ में 33% ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी। इतने शिपिंग एजेस चाहिए, सब कुछ होगा, तो लॉजिस्टिक आने वाले टाइम में बहुत बूमिंग सेक्टर लग रहा है। वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छा सेक्टर लग रहा है, क्योंकि हर एक कार्गो एक बार तो वेयरहाउस में आना ही आना है, चाहे डायरेक्ट इंपोर्ट होके आएगा या वो हाँ, अभी सिवाय के लूज़ कार्गो या सोल्ट हो गया कि वो 2-3 कार्गो ऐसे हैं जो डायरेक्ट जाएँगे, बाकी सब वेयरहाउसिंग में आएँगे। तीसरा, मेरे को सबसे अच्छा है यहाँ पे मिनरल, अपना आगे डिस्कशन में रहेगा, सभी मिनरल्स है कच्छ के पास। तो मिनरल्स की बाय प्रोडक्ट्स काफ़ी होती है। अपने को यहाँ पे मालूम है, यहाँ से जैसे सब मिनरल्स जाते हैं, सीधा कहीं पे यूज़ नहीं होते हैं। हाँ, कुछ प्रोसेस करके उसमें वो करके अलग-अलग पैकिंग्स में भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। मिनरल्स का है। चौथा सबसे बड़ा सेक्टर आने वाले टाइम में देख रहे हैं टूरिज़्म। करेक्ट। टूरिज़्म एक ऐसा बिज़नेस है, एक तो केस बिज़नेस है, दूसरा सबसे ज़्यादा रोज़गारी देने वाला बिज़नेस तो है। कच्छ तो उसमें बहुत क कच्छ उसमें बहुत आगे बढ़ चुका है।
और उससे भी आगे बात करेंगे तो कच्छ में अभी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप बैठे हो तो दुनिया से दूर नहीं हो एआई आने आ जाने के बाद। पहले एक था कि नहीं यार, यहाँ पे बैठे हैं तो हम क्या करेंगे, अहमदाबाद या बॉम्बे या दिल्ली में होता तो कुछ करते भी, इधर जाके पूछ के आते, उधर जाके पूछ के आते। लेकिन अभी एआई आने के बाद अब 24 घंटे घर में रहोगे तो भी दुनिया से कनेक्टेड हो, क्या हो रहा है वो एक एक मिनट का रिपोर्ट आप ले सकते हो। तो ये सब तो आने वाली अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन साथ में अपनी एक एक आइडिया लगाते जाए लोग तो मालूम नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। और उसकी स्टोरी लगभग आज का ऐसा हर एक युवा जानता होगा, अपने को बताने की भी जरूरत नहीं है। या जो टॉप मतलब कुछ नहीं था और आइकॉन बन गए थे, तो ओयो होटल का आप देख सकते हो, कोई रूम नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा बुकिंग उसके पास है। नेटफ्लिक्स देख लो, उसके बाद खुद की कोई चैनल नहीं है, सबसे ज़्यादा वो करता है। यूट्यूब, उसका कोई कंटेंट नहीं है, मैं और आप डालते हैं यूट्यूब में कंटेंट, ओनली वो बिजनेस कर रहे हैं। जोमेटो देख लो, खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ऐसी दवाई की, अभी जो दवाई की कहाँ निकाले, उसके कोई स्टोर नहीं है, वो डायरेक्ट वो करता है। और सबसे ज़्यादा अभी सब लोग जो जिसका यूज़ करते हैं ब्लिंकिट, उसका कोई प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन आज आज ब्लिंकिट को हर एक जने की गरज है कि मेरे को ब्लिंकिट में मेरा माल जाना, क्विक डिलीवरी वाला। बराबर। ऐसी मतलब 50 चीज़ें हैं। ओला उबर देख लो, खुद की कोई टैक्सी नहीं है, फिर भी सबसे ज़्यादा टैक्सियाँ उसकी चलती है। सबसे ज़्यादा तो एक एक ये है कि अभी बच्चे में बैठ के ये सोचे कि भाई मैं सो रहा हूँ, लेकिन मेरे को सोते सोते बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। तो और खड़े होके मेरे को क्या लेना, जान मतलब बाहर क्यों जाना मेरे को पड़ रहा है, वो बैठे बैठे कैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सही बात तो है। ऐसी कुछ ना कुछ आइडियाज देखते रहे, जैसे ये सभी आइडिया, ये 5-6 कंपनी को बोली, मैंने भी पढ़ा है उसके बारे में। उनको यही है, ये ओला वाले का भी मैंने जैसे सुना था, कहीं पे गया था तो कुछ 2 घंटे तक टैक्सी नहीं मिली, यूं रोकी वो रोकी, उसको बोले नया ख्याल ऐसा कुछ बना है, ये एक वो हो जाए। ऐसी ओयो नहीं, सॉरी, वो ओला उबेर वाले को, ओयो वाले को एक दिन होटल बुकिंग नहीं मिल रही थी, कहाँ से करे कहाँ से करे, होटल के साइड नहीं, बोला यार कुछ ऐसा करते हैं, 5 होटल को इकट्ठा करके करते हैं, तो वो आज ओयो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। ऐसे ही सबकी है कि यार आलस आ रही है, जोमेटो का भी खाना तो ये है लेकिन आलस आ रही है, तो उसको फोन किया, देखे जाएगा तो नहीं, देने नहीं आएगा ये वो। उसने बोला भी यार 500 रुपये ज़्यादा ले लेना, नहीं मेरे घर पे डिलीवर दो, नहीं नहीं वो नहीं होगा, 500 में नहीं देखे जाएंगे। फिर इसने सोचा कि साला ये तो, मैं अगर 500 रुपये ज़्यादा दे के 300 की चीज़ ले रहा हूँ, तो मैं जोमेटो ऐसी कोई कंपनी करूँ, कुछ चार्ज ले लूँ उनसे, और उससे कोई चार्ज नहीं लो तो उसको भी न दे दूँ, जैसा आप समझते हैं। तो रेस्टोरेंट वाले का 15 से 20% उसका जोमेटो का होता है, जैसा रेस्टोरेंट। मैं दीजिए। तो मतलब ये है कि आप आदमी को सोते सोते बैठे बैठे कितनी आप फैसिलिटी दे सकते हो, हैरान आदमी ना हो। आज सर्वेंट की भी कंपनी बन गई है, वो एक बिल्कुल। जो पूरा आएंगे और आपका घर क्लीन करेगा। हाँ, अर्बन अर्बन जाऊंगे, बस हर एक चीज में आप देखेंगे। और एक नया, आपने एक बहुत अच्छा एक स्टार्टअप, चैम्बर की आपने बात की, चैम्बर में एक बंदा आया था, स्टार्टअप चालू किया है, और वो आने वाले टाइम में 1 साल में तो जोरदार बूमिंग कर देगा। कि आपकी ट्रक जो है, आपकी 50 लाख की या 80 लाख की ट्रक, वो 8 घंटे क्यों खड़ी रहती है। अभी उसने ये सर्विस चालू की है, मैं आप पॉडकास्ट के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि वो उसकी बात एकदम सही थी कि मशीन मशीन आपकी क्यों खड़ी रहे। जैसे ट्रक यहाँ से निकली, आपका कोई ड्राइवर 8 घंटे 7 घंटे चला के एक बार 5-6 घंटे बेचारा सो जाएगा, कोई भी बंदा हो, 6 घंटे से ज़्यादा चलाना उसके लिए मुश्किल होता है। तो ये कंपनी ड्राइवर प्रोवाइड कराती है। जैसे आपकी ट्रक यहाँ से गई, 6 घंटे के बाद जहाँ पे पहुँच रही है, वहाँ उसका ड्राइवर खड़ा रहेगा, आपका ड्राइवर पीछे सो जाए, वो 6 घंटा गाड़ी खींच लेगा, आपका ड्राइवर फ्रेश हो जाएगा, बोला अभी मैं फ्रेश हूँ, वो ड्राइवर वहाँ पे उतर जाएगा, आपका ड्राइवर चला लेके जाए। आपकी 80 लाख की मशीनरी बिना इनकम की क्यों खड़ी रहे। वो उसकी ऐप अभी जोरदार बूमिंग हो रही है, और आने वाले टाइम में मैंने ये सोचा ऐसा क्या, ये बंदे का भी ऐसा ही है। एक दिन कहीं पे होटल पे खाने को रुका तो 80-100 ट्रकें खड़ी थी, ऐसी बड़ी बड़ी। फिर लगा ये खड़ी है तो उसको चलावे कैसे, 100 ट्रकें, सही। 80 लाख की मशीन हो गई वो भी। हाँ, खड़ी रखना नुकसान ही है। 100 ट्रकें खड़ी थी, तब उसने गिनती की कि अब ये तो 80 करोड़ की मशीनें खड़ी है, ऐसी तो एक एक होटल पे। तो इंडिया की एक एक होटल पे इतनी है, तो कितने करोड़ों की मशीनें खड़ी रहती है। वेस्ट ऑफ टाइम ही है। तो ये सोच के उसने ये ऐप किया, और आज उसका ऐप बूमिंग में, मतलब वो और किसी को दिन में 6 घंटे ही किसी ड्राइवर को काम करना है, बराबर। तो उसको भी काम मिल गया। सही। जो 6 घंटे ड्राइवर खींच के जाएगा, वो 6-7 घंटा। तो इस टाइप के आइडिया, मतलब जहाँ पे भी बैठे हैं कुछ सोचे तो जो भी काम करे, जो भी जॉब करे, मैं तो ये आने वाले यंग जनरेशन को बताना चाहता हूँ। लेकिन नए नए आइडिया, नया नया कुछ करते ही रहिए। और जो भी आप पहली बार सोचोगे, पहली बार किसी को बोलोगे, अगला हम आदमी हंसेगा कि ये क्या, मतलब वो अगर हंसा तो आप समझ लेना कि आपका आइडिया सही है, में दम है। तो उसके माइंड में नहीं बैठा है। आपकी आइडिया ऐसी होगी कि पहले 10 लोग आपके ऊपर खूब हंसेंगे।
तो अगर 10 लोग हँसे नहीं तो आप समझ लेना कि आप कहीं गलत पे जा रहे हो। आप फिर 10 जने हँसे तो आप समझ लेना कि आप सक्सेस सही रास्ते पे। हाँ, आपने जो राइट ब्रदर्स का देख लो, उसने जब पहली बार प्लेन उड़ाने की 2-4 जनों को बोला, दोनों भाइयों ने, बोला क्या मतलब बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, ऐसे कोई थोड़ा ही उड़ सकता है। लेकिन उन दोनों भाइयों ने हिम्मत नहीं मारी, सब लोग हँस रहे थे उसके ऊपर, ये होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, लेकिन आज उसने एरोप्लेन ढूँढ लिया और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया प्लेन। बिना प्लेन के आज दुनिया सोचो तो आप सोच नहीं सकते। यार प्लेन नहीं होता तो लोग क्या हो जाते। क्या करते? सही बात। और जब राइट ब्रदर्स ने आइडिया दी थी सब लोगों को, माने ही नहीं, लेकिन वो राइट ब्रदर ने खुद ने हिम्मत नहीं आ रही और करते गए तो हो गया। हर एक चीज़ ऐसी है। अब टेलीफ़ोन का भी पूरा ग्राहम बेल का अपन सुनते हैं। सारे और मतलब शीला ने उसके दोस्त ने मना बोल दिया कि तेरा खुद वायर-वायर काम में आ गया। उसने बाजू वाले के घर में वायर लगा दिया था कुछ, ऐसा सुना था मैंने। बिल्कुल, तो फिर उसका आवाज़ आया तो ये राज़ी हो गया कि नहीं ये, तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि कोई भी नया आइडिया होता है एकदम से कोई एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि ये कार का भी देख लो कि ओला वाले ने भी इंटरव्यू में बोला था कि जब मैंने किसी को बोला भाई कार तेरे से क्यों लेता हो? वो हाथ रख के यूँ लेके चला जाएगा। हाँ, सक्सेस होने में टाइम लगता है थोड़ा, हो सकता है उसमें सक्सेस हो सकता है फेल भी हो, लेकिन जो अगर मैं तो ये बोलता हूँ अगर फेल भी रहे ना तो जो उन्होंने बच्चों ने आज तक 13 साल में 15 साल में सीखा होगा ना, वो उनको 1 साल सिखा के जाएगा। फेल मतलब होना मतलब वो भी एक यूनिवर्सिटी है, वो भी आपका एक डिग्री है, लाइसेंस है, तो वो कहे तो वो चीज़ मानता हूँ कि फेल होना वो एक बड़ी डिग्री है। अगली बार आप हर एक चीज़ ज़्यादा सोच के चलो। भाई भाई आपने टूरिज्म की बात की। कच्छ एक बहुत ही बड़ा टूरिज्म स्पॉट बन गया है और कच्छ के जो आर्टिसंस है, यहाँ के जो कारीगर है, उनको अगर अपना बिजनेस स्केल करना है, तो उसके लिए आप क्या आइडिया देंगे? देखिए, अभी जैसे आगे भी बात हुआ कि अभी ज़माना ऐसा आ गया है कि आप कोई भी कोने में फिर भी वर्ल्ड से कनेक्ट हो। तो आज इसके लिए मैं आपको बताऊँ गांधीधाम चेंबर ने एक इनिशिएटिव भी लिया था कि इस चीज़ को अपन कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आज अपन ने गांधीधाम की ये बोल सकते हैं कि ये आपने जिस चीज़ की बात की उसकी बिज़नेस आइकॉन गिने तो पब्बीबेन है, पब्बीबेन रबारी। तो आज पब्बीबेन रबारी आज उसका 34 देशों में वो बोल रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे चेंबर में मीटिंग की, लगभग 34 कंट्रीज़ में उनका एक्सपोर्ट है और लगभग 8 7 से 8 करोड़ तक वो पहुँच गई है। सिर्फ़ 2 लेडीज़ के 3 लेडीज़ के थ्रू उन्होंने ये काम चालू पहले खुद करती थी, फिर 3 लेडीज़ के थ्रू काम चालू किया था। आज हर एक गाँव में वो सखी सखी मंडली करके ऐसा कुछ चला रही है। जी। करके लगभग आज उनके पास 600 से ज़्यादा लेडीज़ काम करते हैं, हर एक गाँव में 15-20 जो अलग-अलग वो 34 कंट्रीज़ में उनका एक्सपोर्ट्स है और वो इतनी और उन वो पढ़ी-लिखी नहीं है, या 3 या 4 किताब तक ही पढ़ी है, हिंदी बोल सकती है लेकिन इंग्लिश में इतना वो नहीं है कुछ पावरफुल। फिर भी उनको भी मालूम पड़ा कि इस टाइप की मार्केट हो सकती है, तो उन्होंने पूरी खुद की सोशल मीडिया पे मार्केटिंग की, उसके कारण ही उनको वो पूरा बिज़नेस मिला है। तो आज के दिन में मैं यही चाहूँगा आप जो भी इनोवेटिव चीज़ बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लीजिए, तो ये एक बेस्ट मार्केटिंग वे है। अब तो व्हाट्सएप में भी बिज़नेस ग्रुप में भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। न फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ऐसे काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सिर्फ़ यहाँ पे बेच के, यहाँ पे बना के टूरिस्ट को ही बेच के इतना आप ग्रोथ नहीं कर सकोगे, या तो आपकी ब्रांड वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। ब्रांड पहुँचानी है तो आपको स्केल इस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। हो सकता है इसके कोर्सेज़ भी काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज़ भी होते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से इसकी मार्केटिंग करें। और ऑनलाइन कोर्स काफ़ी कम अमाउंट में है। मैं ₹500 ₹1000 ₹5000 में होते हैं। तो कम से कम उतना तो पैसा उनका वसूल हो ही जाना है वो कोर्स जितना, तो मैं सबको मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी जहाँ तक समझ उसमें ये ज़रूर राय दूँगा, ये ऑनलाइन मार्केटिंग के कोर्सेज़ सबको कर लेने चाहिए। अगर जो लोग भी अपने ये हैंडीक्राफ़्ट या जो भी बिज़नेस में है, तो उस चीज़ को वो वर्ल्ड के फ़लक में रख सके जाएँ। सर आपने ऑनलाइन मार्केटिंग की बात की। आप गुजरात की एक बड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लीड कर रहे हैं। आपके आपके माने कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काफ़ी छोटे व्यापारी भी जुड़े हुए हैं। आजकल ऑनलाइन ई-कॉमर्स और जैसे आपने बताया ब्लिंकिट वगैरह जो डिलीवरी और डिलीवरी वाले जो भी पोर्टल आए, उसने रिटेल जो बिज़नेस है उसे बहुत ही बड़ा फटका लगाया है। तो इसके लिए आप क्या बताएँगे? इसका क्या हल हो सकता है? क्योंकि इसको हम अटका तो नहीं सकते। नहीं, नहीं, सही बात है आपकी। उसके लिए मैं बताऊँ आपको तो गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लास्ट 1 साल में लगभग 8 या 10 मीटिंग्स की है, छोटे-छोटे व्यापारियों को लेके 200-200 व्यापारी आते थे। तब शुरू की मीटिंग में ये होता था कि भई ये मॉल्स आ रहे हैं तो हमारे बिल्डर्स कम हो रहे हैं, उनकी बात एकदम सही थी। इवन यहाँ तक बोलूँगा कि वो लोग जो परचेसिंग जिसके थ्रू होलसेल परचेसिंग करते थे, होलसेल से भी सस्ता मॉल में मिलता था, वो मॉल में ले जाके बेचे तो भी उनको सही पड़ता था। करेक्ट। तो ये चीज़ थी। दूसरा
हम भी उनको पूछे कि भाई ऐसे क्यों है, तो कि ऐसे काफ़ी 3-4 है पॉइंट जिसके थ्रू ये लोग सस्ते बेच सकते हैं। जैसे टूथपेस्ट का पूछा तो उसमें बोला इसमें जो हमारे पास जो वज़न आता है ये टूथपेस्ट में 10 ग्राम के अंदर कम होता है। ये लोग मतलब डील ऐसी कर लेते ऊपर भले जो भी लिखा है, लेकिन बोल देते भाई 10 ग्राम कम, ऐसे साबुन में ऐसा सब कुछ चीज़ों में बताया उन्होंने। अभी सही गलत वो मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं है मालूम, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। जी, जी। लेकिन ऐसा उन्होंने बताया। तो बाद में जो मीटिंग्स हुई उसमें वो लोग भी रेडी थे, फिर चैम्बर ने भी अच्छे एक्सपोर्ट्स को लेके राय ली। राय लेने के बाद इस डिसीजन पे आए कि ये दिन-ब-दिन बढ़ने वाला है और भी, ये कम नहीं होने वाला है। ना आप मॉल मॉल को रोक सकोगे, ना ब्लिंकिट वाला, आज एक ब्लिंकिट है, आने वाले टाइम में 4 ब्लिंकिट हो जाएगा। अभी ब्लिंकिट 10 मिनट में पहुँचा रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा है कि 2 मिनट में हम लोग पहुँचाएँगे। और अभी ₹200 का ऑर्डर देना पड़ता है, हो सकता है ₹20 का भी देके जाए। तो गांधीधाम की पर्टिकुलर बात करेंगे तो गांधीधाम की 4-5 दुकानों का ऐसा हुआ है कि ये मॉल आने के बाद भी उनका बिज़नेस बढ़ा है। जैसे हम आप गांधीधाम के हैं और गांधीधाम के लोग जब ये पॉडकास्ट देखेंगे तो मैं 3-4 दुकान जैसे जीवन साथी मेडिकल हो गए, पद्मा स्टोर हो गया, फिर ये गांधीधाम गुजर लीलाशाह में एक पंकज प्रोविजन स्टोर है। तो 4-5 स्टोर ऐसे हैं पंकज प्रोविजन स्टोर वाले मतलब मेरे जान-पहचान में रिलेटिव भी है, वो ऐसा बोलते हैं कि आदिपुर के कस्टमर के भी हमको फ़ोन आते हैं, भी ये चाहिए ड्राइवर आएगा आपसे लेके जाएगा, जबकि वो मॉल में सब कुछ मिलता है। फिर भी एक एक चीज़ है कि आप आपके ग्राहक से आपके रिलेशन, सर्विस। सेकंड क्वालिटी और थर्ड सर्विस। राइट। वो इसीलिए उनके हैं कि कभी भी अर्जेंट ज़रूर पड़ी कि भाई इतना मेरे को घर पे भेज दो ना, वो बाजू में भी उसको मिल रहा है, लेकिन फ़ोन आएगा तो ये लोग डिलीवरी कर देते हैं। बराबर। दूसरा हर एक चीज़ अच्छी दे रहे हैं। उन सबका बिज़नेस 5 साल के बाद भी इतने मॉल्स आने के बाद भी ग्रो हुआ है, तो आपका क्यों नहीं होगा? तो उसके साथ-साथ दूसरा भी एक आइडिया सब लोगों ने बताया था कि बोले यार मॉल में सब कुछ मिल जाता है, जैसे मेरी दुकान पे आए तो क्रॉकरी मिलती है, इसकी दुकान पे कपड़े मिलते हैं। सब मिला के सब लोग मिल के एक वेबसाइट शुरू करो। 10 बाइक वाले खड़े रखो मार्केट में, जो मार्केट में खड़े रहेंगे। एक ने ये एक्स दुकान से समझ लो क्रॉकरी का एक सेट मँगाया, देके आएगा, क्रॉकरी के सेट के साथ उसने कुछ करियाना मँगाया तो करियाना भी देके आएगा, वही बंदा 10 बंदे रख लो सबके बीच में। सही बात। तो ऐसी कुछ आइडिया है उसने भी दी थी जो एक्सपर्ट आए थे, उसने गांधीधाम चमन ने भी उसके लिए सहयोग किया था। तीसरा ये भी ऑफर दिया था कि ऐसी आपको वेबसाइट गांधीधाम व्यापारियों को बनानी हो, तो कुछ 2-3 लाख का खर्चा हो रहा था, तो 2-3 लाख का खर्चा भी चैम्बर भुगतने को तैयार है। यहाँ तक किया था कि अपने व्यापारी भाइयों का धंधा बिज़नेस ना टूटे, कोर्स करना हो तो कर सकते हैं। व्यापारी भी उसमें पॉजिटिव थे, हो सकता है आगे के उसमें कुछ अपने को इनोवेशन देखने को मिल सकता है। सही बात है। महेश भाई, आने वाले 10 साल की तरफ अपन नज़र डालें। यहाँ से आप पहले इंडस्ट्रीज़ पे आते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा दे 10 साल के बाद कच्छ कैसा देख रहे हैं आप? 10 साल के बाद कच्छ का अगर देखें तो एक अलग ही सिनेरियो होगा, क्योंकि इतना अभी इंडस्ट्रियाँ पाइपलाइन में है, छोटी-छोटी इंडस्ट्रियाँ काफ़ी आ रही है जो एक्सपोर्ट सेगमेंट से जुड़ी हुई है। और 10 साल के बाद जो अपने कनेक्टिविटी की बात की वो भी काफ़ी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। जैसे पहले अपने यहाँ पे अभी भी कंडला से तो अभी भी नहीं है फ्लाइट की इतनी फैसिलिटी, एक बॉम्बे की है, लेकिन आज भुज से हो गई है सबको। अब दिल्ली की फ्लाइट हो गई है, 2 बॉम्बे की हो गई है, सूरत की हो गई है, अहमदाबाद की चालू होने वाली है और इंडिगो भी शायद एक दिल्ली की फ्लाइट लेके आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी वो कनेक्टिविटी हो जाएगी। और इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी जॉब क्रिएट होंगे। तो और दूसरा एक टूरिज़्म में अभी लास्ट साल कुछ साढ़े 4-5 लाख टूरिस्ट आए थे। इस बार गवर्नमेंट का टारगेट है 7 लाख टूरिस्ट तक आएँगे और यही टूरिस्ट की संख्या बढ़ती जाएगी तो 10 से 12 लाख टूरिस्ट आने की संभावना है। तो अगर 12 लाख टूरिस्ट आते हैं तो आप समझिए कि एक टूरिस्ट का रोज़ का खर्चा इंक्लूडिंग होटल स्टे ₹5000 मिनिमम होता है, मिनिमम। मिनिमम। एक टूरिस्ट 4 दिन निकलता है कच्छ में तो ₹20,000 एक टूरिस्ट का खर्चा होता है। ऐसे 12 लाख टूरिस्ट का ₹20,000 आप खर्चा गिनो, तो काफ़ी अच्छी इकोनॉमी भले हो उसमें समझ लो कि 50% स्टे में चला जाता है, 50-60% स्टे में चला गया, 40% बाकी में बचा। आज टैक्सी की उसने, रिक्शा किया, ऊँट गाड़ी पे गया, बीच में घूमने गया तो घोड़ा गाड़ी में बैठा, घोड़े पे बैठा, व्हीकल चलाया कुछ, सब कुछ। कोई दुकान में जाके 500 की चीज़ ली, 1000 की चीज़ ली, चाय चाय पी, हर एक जगह मतलब छोटी से लेके बड़े तक का। इसीलिए बोल रहे हैं कि टूरिज़्म जो है वो छोटे से लेके मतलब बड़े जो हाँ, बड़े वो घोड़ा जो बीच में घोड़े चलाते हैं उनसे लेके बड़े 5 स्टार होटल तक को सबको बिज़नेस मिलता है टूरिज़्म। तो ये टूरिज़्म का आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रहेगा। इंडस्ट्रीज़ में तो ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में कच्छ से मैं तो बोल रहा हूँ कि 3 डिस्ट्रिक्ट लेकिन मेन ग्रोथ इंजन गुजरात का बनेगा और इंडिया में भी काफ़ी अच्छी स्थान पाएगा कच्छ। और वहीं पे आने वाले ग्रोथ की अगर ऐसे बात करें कि
यहाँ से आप ऐसे 3 सेक्टर आपको पिक करने हो, जिसमें नया जो भी एंटरप्रेन्योर है, वो पैसे बना सकता है। ऐसे 3 सेक्टर पे आप पिक करें। इसमें 2 कैटेगरी में होगा, एक तो आप कितना इन्वेस्टमेंट करके जाना चाहते हो और या तो फिर अपनी कुछ टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं। दोनों अलग-अलग केस पर रहेंगे। और सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि तो कोई भी कितना भी अच्छा बिज़नेस हो तो उसमें सक्सेस की कुछ ऐसा नहीं है कि अच्छा बिज़नेस है इसी सक्सेस की गारंटी है। गारंटी नहीं होती, सही बात। पहले तो खुद के ऊपर है कि भई आप कितना दे पाते हो। 100% डेडिकेट जब तक नहीं हो जाएँगे, जी, तब तक आपका बिज़नेस सक्सेस नहीं होगा। दूसरा, फेल होने का डर मगज से जब तक नहीं निकाल दोगे तब तक आप सक्सेस नहीं नहीं होंगे। है। वो 100% बात है। फेल हुए तो हुए, कोई बात नहीं। काफ़ी ऐसे दुनिया में ऐसे बड़े लोगों के दाखले जो मतलब इवन मतलब आत्महत्या करने गए तो रिटर्न आए और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। ऐसे-ऐसे काफ़ी है। बड़े-बड़े नाम है ऐसे में। तो जब तक ये फेल होने का डर नहीं कर लोगे तब तक सक्सेस नहीं होंगे। कितनी भी सक्सेस लाइन में भी जाओगे, जब तक डेडिकेट नहीं होंगे तब तक सक्सेस नहीं होंगे। तो ये 3-4 सेक्टर अगर बोले तो मैंने जैसे बताया था, एक तो लॉजिस्टिक सेक्टर मेरे को सबसे अच्छा दिख रहा है। इसमें आप छोटी से लेके बड़ी अमाउंट तक इन्वेस्ट करके भी जा सकते हो। कुछ नहीं भी हो, आपके पास स्किल हो तो बोले हाँ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी खुद की मार्केटिंग, ब्रांडिंग बना के वेयरहाउसिंग है, ये लॉजिस्टिक ट्रक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो नई-नई ऐप डेवलप करके आज आज समझिए कि 1000 ट्रक्स रोज़ की यहाँ से गांधीधाम से भरती है, उसमें 500-600 फिक्स कॉन्ट्रैक्टर की होंगी, लेकिन 300-400 ऐसी है कि रोज़ का बिज़नेस ढूँढ के जाती है। बिल आज वो 400 ट्रक लगाना तो उसमें भी कमीशन बहुत तक अच्छा मिलता है, तो हर एक चीज़ का नया-नया पे ढूँढेंगे तो लॉजिस्टिक एक तो लॉजिस्टिक सेक्टर बड़ा दिख रहा है। लॉजिस्टिक में भी काफ़ी पार्ट्स है, उसमें आप अच्छे से जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में अच्छा दिख रहा है, को खुद इंजीनियर है, उसके पास अगर टीम है, तो अच्छा कर सकते हैं काम उसमें भी। और तीसरा यहाँ पे सोल्ट या सोल्ट बेस्ड केमिकल ये तीनों थोड़े इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाते हैं। तो आप पकड़ लीजिए एग्रीकल्चर अपनी उसकी चर्चा ही करनी हाँ, रहेगी। रहेगी। एग्रीकल्चर आने वाले टाइम में आज तो समझो कि पोमेग्रेनेट हो गया मतलब दाड़म हो हाँ, गया, बिल्कुल। आज खारेक हो गई, बिल मैंगो हो गया और अपना कमलम जो अपने ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं। तो ये चारों चीज़ें मिला के लगभग 500 से 600 करोड़ का आज एक्सपोर्ट हो रहा है। और अच्छी-अच्छी 5 स्टार्स होटल्स में अच्छे फ्रूट्स की हमेशा डिमांड रहती है। और खुद का कोल्ड स्टोरेज कर लिया, उसमें स्टोरेज किया, फिर सप्लाई किया। अब कोई भी होटल में देखिए जाओ अब तो ये ड्रैगन फ्रूट 12 महीने होगा वहाँ पे। बिल्कुल, एग्ज़ैक्ट मेरा भाई। अपना ये वाटरमेलन हमेशा मिलेगा कोई भी होटल में। तो वो 12 महीने की वो प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज से आ रहे हैं आपके पास। तो ये भी बिज़नेस एक बढ़िया एग्रीकल्चर ट्रेडिंग का अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सक्सेस नहीं हो रहे हो, तो एग्रीकल्चर ट्रेडिंग एकदम बहुत बढ़िया डोमेस्टिक बिज़नेस और है। एक्सपोर्ट दोनों। हो सकता है जमने में आपको मैं तो बोलूँ कोई भी आप बिज़नेस में हो इसके लिए 1-2 घंटा रोज़ दीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, कोई कहाँ मिल रहा है, कहाँ जा रहा है करके। हो सकता है कुछ नहीं मिले लेकिन जब सक्सेस मिलेगी, ब्रांड बन जाएगी तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अपन थोड़ी देर पहले बात हुई मिनरल्स में, काफ़ी मिनरल्स ऐसे हैं इसके छोटे-छोटी प्रोसेस या कच्ची मिनरल्स का ट्रेडिंग उसमें भी आपके पास माइंस भले नहीं हो, माइंस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, मशीन चाहिए, उनकी माइंस चाहिए, वो नहीं है। फिर कौन यूज़ कर रहा है, कौन बेच रहा है, उसके ऊपर भी ध्यान दो तो हो सकता है 4 महीने क्लिक नहीं होगा, 6 महीने क्लिक नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा क्लिक होना शुरू हो जाएगा। अगर जैसे ही शुरू हुआ तो मतलब आपकी ग्रिप आ जाएगी उसमें, तो सक्सेस हो जाएँगे क्योंकि इसमें आपको लगाना क्या है, आपके पास कंप्यूटर है, नेट है, इसे सर्च करते जाइए कौन लेने वाला, कौन देने वाला, क्या है। तो हो सकता है 2-4 डील में पैसे भी ना मिले, लेकिन कुछ नया आप सीख लो, नई लाइन तो आप वहाँ से आप आगे बढ़ने का कभी हो यार ये क्यों मेरे को कम में नहीं मिल रहा है, ये क्यों ज़्यादा नहीं दे रहा है, ज़्यादा कैसे देगा, वो हो जाएगा। नेक्स्ट 3-4 चीज़ें ऐसी है कि बिना पैसे के भी आप कोई भी बिज़नेस में रोज़ का 1 घंटा, डेढ़ घंटा घर पे दीजिए, जहाँ पे फ्री हो जी, जी। दीजिए तो इसमें भी आप अपना डेवलपमेंट अच्छा कर सकते हैं। कच्छ में काफ़ी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ है अपने को सही बात। देखिए अपन इस पॉडकास्ट के समापन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। चैम्बर्स के आप प्रेसिडेंट हैं, चैम्बर की तरफ से ऐसी कोई डिमांड जो गवर्नमेंट के सामने आपने रखी हो जब जो जन सुखाकारी के लिए हो? जन सुखाकारी के लिए सबसे बड़ी डिमांड आप गांधीधाम के जो भी बिज़नेसमैन सब जानते हैं सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम है गांधीधाम से बाहर निकलते हो ट्रैफिक। अप टू सोमाखाली तक वो जिस जहाँ तक गांधीधाम चैम्बर ने सर्वे कराया है, रोज़ की 12,000 ट्रक्स आती है, 12,000 ट्रक जाती है। लो डेली का 24,000 ट्रक का एक ही वो गेट से आना-जाना है। तो जिस तरह से अभी अपनी आगे भी चर्चा हुई कि जिस तरह से कार्गो बढ़ा है, इस तरह से कम 30 से 35% और ट्रक्स बढ़ेंगे। आज 24,000 जो ट्रक जा रही है, वो 35,000 ट्रक्स हो जाएगी 2030 तक।
तो जब तक कोस्टल हाईवे तुरंत बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी उसमें काफ़ी पॉजिटिव है। मैं खास करके अपने सांसद श्री विनोद भाई चावड़ा का भी आपके ये माध्यम से उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो भी इसमें काफ़ी एक्टिव है। गवर्नमेंट तक उन्होंने बात भी पहुँचाई है, फैक्ट बात पहुँचाई है। यहाँ की धारासभ्य मालतीबेन महेश्वरी, सबने मिल के ये कोस्टल हाईवे बहुत ज़रूरी है। चैम्बर के साथ चैम्बर भी साथ में था उसमें रजूआत करने में, और शायद गवर्नमेंट का हो सकता है 4 से 8 महीने में अपने को सुनने भी मिले, और पूरा सर्वे भी करा लिया है। पूरा कोस्टल हाईवे एक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोस्टल हाईवे सीधा मालिया मियाँ यहाँ से टच करेगा। 35 किलोमीटर का एक तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रैफिक को पूरा एक रिलैक्स मिल जाएगा। वो 35 किलोमीटर के ड्राइविंग टाइम में जो डीज़ल बचेगा, और जो यहाँ से सामखियाड़ी तक एवरेज ये निकाली थी कि यहाँ से सामखियाड़ी वैसे तो 35 अपना 50 किलोमीटर है, लेकिन एक ट्रक मिनिमम 8 से 10 बार बंद होती है और चालू होती है, तो उसके कारण कम से कम 10 लीटर एक-एक गाड़ी का डीज़ल एडिशनल जाता है। आज 12,000 ट्रक का 10 लीटर गया तो 1,20,000 लीटर गया। 1,20,000 इंटू 80 कीजिए आप वो, तो रोज़ का मतलब 90 लाख या 1 करोड़ का डीज़ल खाली चालू-बंद करने में जा रहा है। तो वो और 35 किलोमीटर कम हो जाएगा। ये दोनों मिला के करें तो 1 साल में ही फ्री हो रहा है। लेकिन अगर खाली 35 किलोमीटर का भी गिने तो 1.5 साल के अंदर पूरे रोड का खर्चा 5200 करोड़ के आसपास का हो रहा है, पूरा फ्री हो जा रहा है। तो चैम्बर के महीने वो कोस्टल हाईवे एक डिमांड है, दूसरी एयर कनेक्टिविटी। बिल्कुल। अभी जो एयरपोर्ट है उसमें ही 2 या 3 छोटे प्लेन जो यहाँ पे ज़्यादा लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि अपना 1500 मीटर का है रनवे। बड़ा प्लेन लैंड करना हो तो 1900 मीटर का रनवे बहुत ज़रूरी है। तो तब तक ये देवे, और इन बिटवीन कहीं पे भी जैसे हीरापुर में ग्रीन एयरपोर्ट बनाया है, ऐसा ही कंडला पोर्ट ज़मीन अलॉटमेंट करे और 2200 एकड़ में एक अच्छा एयरपोर्ट दे, क्योंकि आने वाले टाइम में कच्छ बहुत बड़ा बिज़नेस हब बनने वाला है। इंटरनेशनली एक डेस्टिनेशन बनने वाला है ट्रेडिंग का, तो काफ़ी ज़रूरत रहेगी। तो एक एयरपोर्ट, कोस्टल हाईवे की काफ़ी हमारी डिमांड है। ये 2 चीज़ मतलब एक प्राण प्रश्न की तरह है, और बाकी एक डिमांड थी वो गुजरात सरकार ने पूरी कर दी है, तो यहाँ से मैं आपके थ्रू उनका भी आभार मानूँगा जो महानगर पालिका की वर्षों से थी। जी। आज महानगर पालिका बन चुका है, काफ़ी कमिश्नर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं गांधीधाम की तरफ से, गांधीधाम चैम्बर की तरफ से उनको धन्यवाद आज करता हूँ। जिस तरह से काम गांधीधाम में कर रहे हैं, तो 2 साल में अपने को एक नया, सुंदर और स्वच्छ गांधीधाम पक्का देखने को मिलेगा। महेश भाई, आखिरी सवाल, एज़ अ गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के तौर पे आप नए एंटरप्रेन्योर को क्या मैसेज देंगे? नए एंटरप्रेन्योर को इतना मैसेज दूँगा कि गांधीधाम और कच्छ में जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी है। आप कहीं पे भी चाहे जाना चाहो या रहना चाहो तो भले आप रह सकते हो, लेकिन जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ गांधीधाम और कच्छ में है, उतनी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। वो मैं 100% चैलेंज के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी बिज़नेस में है। और गांधीधाम में ख़ास करके गांधीधाम या पोर्ट बिज़नेस में बिज़नेस करने से ये फ़ायदा मिलेगा, सब एंटरप्रेन्योर को बोलना चाहूँगा, आप वर्ल्ड से कनेक्टेड रहोगे। ऐसा नहीं है कि गांधीधाम का बिज़नेस है वो गुजरात के कारण है, कच्छ के कारण है या किसी एक स्टेट के कारण है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारण पूरा वर्ल्ड से टच में हो, तो आपकी एक आईक्यू भी बढ़ जाएगी, आपका एक काम करने का तरीका बढ़ जाएगा लोगों के साथ जितना मिलोगे। क्योंकि एक एक बात तो क्लियर है विजय भाई के आने वाले टाइम में एआई आ चुका है। मैंने जैसे पहले भी बताया, एंटरप्रेन्योर को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में आपकी जो नेटवर्क है वही आपकी नेटवर्थ रहेगी। आपकी हो सकता है आपकी डिग्री नेटवर्थ ना बने आपकी, लेकिन योर नेटवर्किंग इज़ योर नेटवर्क। मतलब आने वाला समय वो आने वाला है। कि कुछ भी चीज़ 2 उँगली पे आपको एआई से मिल जाएगी, लेकिन वो नेटवर्किंग नहीं मिलेगी। अरे मेरे को ये बंदे से खास दोस्ती करनी है, वो एआई आपसे दोस्ती नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। तो न यो आपके सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि हो सकता है उतना आप नेटवर्किंग कीजिए, ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा लोगों को सुनिए। हो सकता है 2 अच्छे मिले, 2 बुरे मिले, 2 गलत मिले, लेकिन अलग-अलग एक्सपीरियंस। कुछ ना कुछ हर एक से सीखने को मिलेगा, नया-नया काम। तो नेटवर्किंग आपकी बढ़ाइए, और कच्छ में वो रखिए, कच्छ में काफ़ी बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है। थैंक यू महेश भाई। आज आज आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के तौर पे सारी चीज़ें बताई। उसके अलावा माने आपकी जो एक्सपर्टाइज़ मैं देख रहा हूँ कि एक छोटा माने जो ग्रेजुएट करके जो बंदा अपने खुद के बिज़नेस में आता है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, वो बहुत ही अच्छी तरह आपने आज समझाया है। आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई, हमको भी ये मेरे को भी ये मौका दिया है कि मेरा एक्सपीरियंस कच्छ के लोगों तक पहुँचा सकूँ, खास करके नए एंटरप्रेन्योर और यूथ तक मैं पहुँचा सकूँ। थैंक यू।